हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक। ये आपका मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है, जो आप बीए सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, उसका फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। इससे पहले हम बहुत सारे वीडियोस में इसके पहले के शासकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। फिरोज शाह तुगलक के पहले मोहम्मद बिन तुगलक शासक था। उसके बारे में हमने उसने अभियान किए उसके बारे में पढ़ा। उसने जो नए नए इतिहास में प्रयोग किए उसके बारे में पढ़ा। उसकी मृत्यु के बाद जब गुजरात अभियान पे मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके बाद वह थट्टा की तरफ गया तो वहाँ बीमार पड़ गया और वहीं सिंध में थट्टा में उसकी डेथ हो गई। जब शाही शिविर में अचानक शासक की डेथ हो गई तो अमीर और उलेमा वर्ग ने मिलकर उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक उसको दिल्ली का नया शासक नियुक्त किया। इनका जो राज्यारोहण हुआ वो 1351 में हुआ और 1388 तक उन्होंने शासन किया। 23 मार्च 1351 में थट्टा नामक स्थान पर इनका राज्याभिषेक हुआ। थट्टा में जब अमीर वर्ग के लोग वहाँ उपस्थित थे, उसी समय अनेक जो मंगोल व्यक्ति थे जो उसकी सेना में खरीदे हुए थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था और इसके अलावा अन्य उपद्रवी भी थे जो शाही शासन को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उसी समय फिरोज शाह तुगलक ने वीरता का परिचय दिया, उचित सेना का नेतृत्व किया और उन उपद्रवियों को परास्त कर दिल्ली की तरफ कूच किया, क्योंकि दिल्ली उस समय राज्य की राजधानी थी। दिल्ली की तरफ पहुंच गए। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राजस्व में जो अनेक तरह के प्रयोग किए थे या जो विभिन्न प्रकार के उसने कार्य किए थे, उससे राजत्व को अनेक हानियाँ हुई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने शासक बनते ही अपनी नीति को क्या कर दिया, अपनी नीति को परिवर्तित कर दिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक का राजत्व सिद्धांत क्या था। राजत्व सिद्धांत मतलब कि वो शासक का एक कैसी स्थिति चाहता था, कि एक राज्य में शासक की क्या स्थिति होनी चाहिए, इसके अलावा जो राज्य है उसके नियम कायदे कैसे होने चाहिए, किन आधारों पर राज्य को चलना चाहिए, उसे कहते हैं उस राज्य का राजत्व सिद्धांत। जब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की, तो देखते हैं कि उसने सबसे पहले खलीफा के प्रति अत्यधिक सम्मान प्रदर्शित किया और उसने अपने आप को खलीफा का नायब प्रसिद्ध करवाया। अर्थात जो फिरोज शाह तुगलक था वो एक रूढ़िवादी मुस्लिम कट्टर शासक था और वो अपने को इसी रूप में साबित करना चाहता था ताकि उसको उलेमा वर्ग का क्या मिलता रहे, उलेमा वर्ग का समर्थन मिलता रहे। इसीलिए उसने अपने राज्य को खलीफा के द्वारा मान्यता दिलवाई और अपने आप को खलीफा का नायब घोषित किया। इसके अलावा जो अगला पॉइंट इसके अंदर आता है वो है खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम उसने अपने साथ जोड़े। इस प्रकार उसने अपना जो शासन था उसको उसने क्या की, उसने उसको वैधानिकता प्रदान की कि वो इस जो राज्य कर रहा है वो एक तुगलक वंश का योग्य शासक है। इसके अलावा उसने उलेमा वर्ग को अधिक प्रसन्न करने का प्रयास किया ताकि उसको उनका उलेमा वर्ग का क्या मिलता रहे, उसका समर्थन मिलता रहे। उसका जो प्रमुख जो उद्देश्य था उसके राज्य का वो था सांप्रदायिक राज व्यवस्था के सिद्धांत को वापस स्थापित करना। क्योंकि हम देखते हैं, इससे पहले हमने अध्ययन कर चुके हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो भी अपने राज्य को एक उदारवादी राज्य के रूप में प्रदर्शित कर पाया। उसने भी एक राज्य को और धर्म को अलग रखा। इसके पहले हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, उसने भी अपने राज्य को धर्म से अलग रखा। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था उसने ऐसा नहीं किया। वो अपने आप को एक कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में घोषित करना चाहता था। उसने अपने आप को केवल मुस्लिम जनता का शासक प्रदर्शित किया, ठीक है, और उन्हीं की उन्नति का प्रयास करने का वो कार्य करता रहा। हम देखेंगे आगे चल के उसने जितनी भी नीतियाँ अपनाई वो सारी किससे संबंधित थी, वो सिर्फ मुसलमानों से संबंधित थी। उसने उलेमा वर्ग को हमेशा अधिक प्रसन्न करने का प्रयास किया और सैनिक वर्ग को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का कार्य किया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार जो उसका राजत्व था, जो उसका सिद्धांत था, वो एक मुस्लिम धर्माधिकारी के रूप में ज़्यादा उसने जोर दिया था, ठीक है। इसके बाद हम अगली बात करते हैं कि उसने इस्लामी कानून के अनुसार राजतंत्र की स्थापना की, ठीक है, कि वो इस्लाम में जो कहा गया है उन्हीं कानूनों के आधार पर अपना शासन चलाना चाहता था। उसके काल में शांति और व्यवस्था बनी रही। फिर उसके बाद आता है
जो पॉइंट वो आता है वो है उसमें राजत्व में ही कि उसने वजीर की शक्ति का इसके काल में अत्यधिक विकास हुआ। सुल्तान के बाद जो केंद्रीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी था वो कौन होता था? वो वजीर होता था। ठीक है, बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करनी है, उनकी पदच्युति करनी है, इसका अधिकार किसको मिल गया था? वजीर को मिल गया था। दरबार में सुल्तान से सीधी बात करने का अधिकार केवल वजीर को था। ठीक है, कोई भी जागीरदार या कोई भी अन्य राजा वो दरबार में सीधा फिरोज शाह तुगलक से बात नहीं कर सकता था। अगर उनको कोई अपनी बात कहनी होती थी वो किसके थ्रू करता था? वो वजीर के थ्रू करता था। इसके अलावा सुल्तान के सिंहासन के निकट वजीर का आसन बनाया था। इसी से आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाती है कि सुल्तान के बिल्कुल बगल में किसका शासन था? वजीर का शासन, वजीर का सिंहासन लगाया गया था। तो इसी से उसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाती है। जो इसने मकबूल को अपना वजीर नियुक्त किया और अधिकतर जो सारी शक्तियाँ थी इसके कार्यकाल में वो किसके हाथ में रही? वजीर भी। और वजीर भी इसका विश्वास पात्र बना रहा और इसने भी कभी वजीर के हाथों से क्या किया? हस्तक्षेप नहीं किया। जब तक वजीर जिंदा रहा तब तक इसका शासन चलता रहा। लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक के बेटे ने वजीर के प्रति षड्यंत्र रचा और वजीर को मारने की कोशिश की और उसको मार दिया। तब जैसे उसकी डेथ हुई उसके बाद से जो फिरोज शाह तुगलक के शासन में अनेक परिवर्तन हम देखने को मिलते हैं। अगला जो पॉइंट आपका आता है वो है फिरोज शाह तुगलक की राजस्व व्यवस्था। एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भी ये महत्वपूर्ण चेंज है जो उसकी राजस्व व्यवस्था में देखने को मिलता है। कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक की राजस्व व्यवस्था के बारे में बताइए, या फिरोज शाह तुगलक ने ऐसे कौन से परिवर्तन किए जो उसे मध्यकाल में एक प्रसिद्ध राजा, एक उपयोगी राजा सिद्ध करते हैं। तो हमें उसकी राजस्व व्यवस्था के बारे में बताना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि चूँकि मध्यकाल एक राजतंत्र वाला काल था तो उस काल में राजस्व बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमी से ही सारी चीज़ें चलती हैं। राजा का राजस्व भरा होगा, उसका खजाना भरा होगा, तभी वो क्या कर सकेगा? तभी वो उस लेवल पर जाके कार्य कर सकेगा, या वो वही जो खजाना होगा उसका राजस्व भरा होगा तभी वो जनता के हित के कार्य कर सकेगा या फिर सैनिक अभियान कर सकेगा। तो इन सब चीज़ों में उसकी जो राजस्व स्थिति थी वो इम्पोर्टेंट थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी अपनी राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अनेक जो नीतियाँ अपनाई थी और उसके काल में अनेक विद्रोह हुए, तो इन सब में उसकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत अधिक नष्ट हो गई थी, खजाना खाली हो गया था। तो फिरोज शाह तुगलक के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि वो उस खजाने को भरे। तो उसने इसके लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। वो थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिए गए तकावी ऋण की वसूली को रद्द करना, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो ऋण दिए गए थे उनकी वसूली उसने रद्द कर दी। इसके बाद अगला था उसने पदाधिकारियों के वेतन बढ़ा दिए गए, अर्थात प्रांतों में जो पदाधिकारी थे उसके वेतन उन्होंने बढ़ा दिए ताकि वो लोग संतुष्ट रह के अपना कार्य कर सके। तीसरा, प्रांतीय अधिकारियों के शारीरिक उत्पीड़न को बंद करना। पहले प्रांतीय अधिकारियों से जो हिसाब लिया जाता था, अगर वो हिसाब में कोई गलती पाई जाती थी तो उनको उसका उत्पीड़न किया जाता था, उनको शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। फिरोज शाह तुगलक ने अब यह बंद कर दिया ताकि वो उनके विरोधी ना हो। इसके अलावा उलेमाओं को जो भूमि अनुदान जो फिरोज शाह तुगलक ने वापस ले लिए थे, या अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो उलेमाओं से भूमि अनुदान वापस ले लिए गए थे उनको फिरोज शाह तुगलक ने उन उलेमाओं को वापस दे दिया। इसके अलावा संपूर्ण राज्य की आय का अनुमानित विवरण तैयार करवाया गया। ठीक है, हिशामुद्दीन एक अनुभवी राजस्व पदाधिकारी था। उसने प्रांतों का दौरा करके राजस्व अभिलेखों की जांच करके खालसा भूमि का राजस्व 6,85,00,000 टन का निश्चित किया। इस काम को पूरा करने के लिए उसमें 6 वर्ष का समय लगा। इसके बाद सल्तनत को भूमि कर से मिलने वाली आय में किसी प्रकार का विशेष परिवर्तन नहीं करना पड़ा, अर्थात उनकी एक वार्षिक आय निश्चित हो गई। पता चल गया कि हमारी वार्षिक आय इतनी 6,85,00,000 टन का के आसपास रहेगी, उसी अनुसार वो नीतियाँ तय कर पा रहा था। ठीक है, इसलिए उसको सुगमता हो गई। अगला है भूमि की नाप के आधार पर राजस्व तय करने की पद्धति का त्याग। इससे पहले क्या हुआ था,
अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत प्रणाली अप्लाई थी, अर्थात जो एक्चुअल जो भूमि है उसके आधार पर, भूमि की नाप के आधार पर क्या किया जाता था, राजस्व एकत्र किया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने इस नीति को परिवर्तित कर दिया। अब उसने वापस से भूमि के नाप के आधार पर राजस्व तय करने की पद्धति अपनाई। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने, आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल के अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ जनता को सहन करनी पड़ी थी। दोआब में कर वृद्धि कर दी गई थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जो मकान, कर और चारागार लगाए थे, इस वजह से जनता को बहुत अधिक हानि हो रही थी। जो फिरोज शाह तुगलक था उसने आम जनता को हित पहुंचाने के लिए 24 करों को हटा दिया गया। ठीक है, उस काल के इतिहासकारों का मानना है कि इन 24 करों को हटा दिया। इसमें मकान कर और चराई कर भी शामिल थे, जिससे जनता पर भारी बोझ पड़ रहा था। इससे क्या हुआ, इससे किसानों को बोझ को थोड़ा हल्का करने का कार्य किया गया। अगला जो पॉइंट उसने राजस्व व्यवस्था में इम्पोर्टेंट वो किया, उसने था सूबेदार द्वारा राज्य की नियुक्ति के समय एवं प्रतिवर्ष दिए जाने वाली भेंट को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मतलब जब कोई प्रांतीय नया सूबेदार नियुक्त किया जाता था किसी प्रांत में, तो उस सूबेदार को जो प्रांत का एक निश्चित अमाउंट राजा को देना पड़ता था। ठीक है, भेंट के रूप में। इसके अलावा प्रतिवर्ष शासक को उपहार देने पड़ते थे, और वो अपना वो उपहार जो भेंट देता था वो पैसे कहाँ से कलेक्ट करेगा, वो किसानों से कलेक्ट करेगा, उस एरिया के गांव वालों से कलेक्ट करेगा। इससे जनता पर बहुत अधिक भार पड़ता था। फिरोज शाह तुगलक इस बात को अच्छी तरह समझता था, इसलिए उसने इस प्रथा को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा उसने केवल 4 ऋण, सिर्फ 4 केवल कर उसने जनता से लिए, वो थे खिराज, खम्स, जजिया और जकात। ये 4 ही कर ही जनता से लिए गए थे। ठीक है, खराज जो भूमि कर था, खिराज, खम्स युद्ध में प्राप्त लूट के माल में राज्य का हिस्सा था, उसको बोलते थे खम्स। जब सेना कहीं अभियान करती थी, सैनिक अभियान करती थी, तो उस क्षेत्र को, आसपास को बहुत अधिक मात्रा में लूटा जाता था। वो लूट जो प्राप्त होती थी उसमें राज्य का हिस्सा कितना होगा उसको बोलते थे खम्स। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय 4/5 भाग राज्य का हिस्सा निर्धारित किया गया था, परंतु फिरोज ने इस्लामी नियम के अनुसार 1/5 भाग राज्य का और बाकी का 4/5 भाग सैनिकों को अधिकार देना स्वीकार किया। अर्थात उसने उसमें सैनिकों को ज़्यादा भाग दिया। ठीक है, इसके अलावा उसने जो जजिया कर था, वो आपको पता है, वो जिम्मी लोग अर्थात जो गैर मुसलमान थे उनसे वसूल किया जाता था। तो फिरोज शाह ने इसको अत्यधिक शक्ति से उसका परिचय दिया। अब तक ब्राह्मण जो लोग थे वो जजिया कर से मुक्त थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इसके अलावा जो जकात था वो 2.5% की दर से केवल मुस्लिम लोगों से उनकी वार्षिक आय पर वसूल किया जाता था। ठीक है, और ये जो वसूल किया जाता था, ये जो कर था वो धार्मिक कार्यों में लगाया जाता था, इसको बोलते थे जकात। इन 4 करों के अलावा उलेमाओं ने, जो फिरोज ने उलेमाओं की स्वीकृति के साथ उन किसानों से जो सरकारी नहरों से अपनी सिंचाई करते थे उनसे अपनी आय का 1/10वां भाग लेना स्वीकार किया। अर्थात जो सरकारी जो सिंचाई योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाई गई, आप आगे पढ़ेंगे कि उसने 5 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण किया था सिंचाई के लिए। तो जो किसान खेती के लिए उन नहरों से पानी लेते थे उनको सिंचाई कर के रूप में उपज का 1/10वां भाग राजा को देना पड़ता था। ठीक है, इस प्रकार जो ये जो 4 कर लगाए या फिर उसने जो बाकी के जो कर माफ़ कर दिए, इससे जनता पर थोड़ा भार कम पड़ा और वो राजा की समर्थक रही। इसके अलावा उसने दिल्ली के आसपास फलों के 1200 बाग लगाए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत उनको इससे वाणिज्य व्यापार में फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो ये सरकारी बाग थे इसलिए इनसे 1,80,000 टन का वार्षिक आय होती थी। ठीक है, इससे दिल्ली के निवासियों को खूब लाभ मिला। तो हम देखते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक ने जो राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार किए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो कार्य था वो मुस्लिम जनता को फ़ायदा पहुंचाना था, क्योंकि आपने देखा कि उसने उसका जो राजत्व सिद्धांत हमने देखा कि उसका जो वो उसको इस्लामी राज्य के रूप में क्या करना चाहता था, स्वीकृत करना चाहता था। तो हम देखते हैं कि इस जो ये व्यवस्था थी राजस्व व्यवस्था, इसमें इतिहासकारों या विद्वानों ने इसके 3 जो दोष गिनाए हैं। पहला तो यह है कि ये भूमि कर वसूली को ठेके पर देने की प्रथा
शुरू की इसने, उसको क्या कहा जाता है, इजारेदारी प्रथा। वैसे प्रथा काफ़ी पुरानी थी, लेकिन फिरोज ने इसको और अधिक प्रोत्साहन किया। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि इजारेदारी प्रथा क्या होती है, कि उसमें लगान वसूली की जो प्रत्येक जो सूबेदार था वो जो उसकी एक नीलामी की जाती थी उस प्रांत सूबे की, कि भाई जो ज़्यादा राजस्व सरकार को जमा कराएगा उसे ही प्रांतीय सूबेदार एक नियुक्त किया जाएगा। तो ये जो ठेकेदारी प्रथा थी इसको बोलते थे इजारेदारी प्रथा। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इजारेदारी प्रथा क्या होती है, तो कृपया आप इसको ध्यान से देखें। इसके अलावा उसने सरकारी अधिकारियों को भी ठेके पर काम देना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, ऊंची बोली लगाकर ठेका लेने वालों से, किसानों से अत्यधिक मात्रा में क्या राजस्व वसूल करने लगे। दूसरा जो मुख्य दोष था वो राज्य के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन के बदले जागीरें प्रदान करना था। ठीक है, इसके पहले हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के काल से ही नगद वेतन देने की प्रथा चल रही थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने उसको त्याग कर कर्मचारियों को जागीर देना शुरू कर दिया। ये लोग जागीरों के पट्टे कुछ कमीशन काट कर पेशेवर राजस्व वसूल करने वालों को बेच देते थे। इससे जनता को क्या होता, भारी नुकसान होता था। तीसरा दोष जो था उसका था जजिया कर का विस्तार और उसको सख्ती के साथ वसूल करना। मैंने आपको अभी बताया है कि इस शासक से पहले अर्थात फिरोज शाह तुगलक से पहले किसी भी शासक ने जजिया कर को ना तो सख्ती से वसूल किया और ना ही उसने ब्राह्मणों को जजिया कर वसूला, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था उसने सख्ती के साथ वसूल किया। इसके अलावा ब्राह्मणों पर भी उसने जजिया कर थोपा। इस कारण क्या हुआ, जो जो हिंदू वर्ग था वो उसका बहुत अधिक मात्रा में विरोधी हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी फिरोज शाह शासनकाल में कृषि का बहुत अधिक मात्रा में विस्तार हुआ और व्यापार की भी उन्नति हुई और राज्य की आय में भी बढ़ी। क्योंकि मैंने आपको इसके पहले जो सारे बताए हैं अभी कि उसने राजस्व में क्या क्या सुधार किए, इस नीतियों से उसके राजस्व में बहुत अधिक मात्रा में क्या हुआ, वृद्धि हुई। तो हम देखते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक का जो राजस्व सिद्धांत था या जो उसने राजस्व में जो परिवर्तन किए वो इस टॉपिक में हमने देखे हैं। और इससे देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने, चूँकि उसकी राजस्व से अधिक आय हुई, इसीलिए उसने आगे चल के अनेक लोक कल्याणकारी कार्यों में पैसा खर्च किया। ये चीज़ हम अपने आगे वाले वीडियो में देखेंगे। इसी के लिए धन्यवाद। ओके, अगला वीडियो उसमें हम अपना अगला टॉपिक का अध्ययन करेंगे।